हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट का जो है कम्युनिकेशन। ये इम्पोर्टेंट होने के साथ बहुत इजी भी है और छोटी सी भी है क्योंकि फटाक से हो जाती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये बताओ क्या एनिमल्स भी बात कर सकते हैं और कितनी बात कर सकते हैं? आपने कॉफी विद करण तो देखा ही होगा। तो मुझे बताओ कि वो कौन से कल्चर में आता है? नहीं पता ना? तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। अपने यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं कि हम कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। आई अश्योर यू कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको कोई और वीडियो कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा कम्युनिकेशन ए टू जेड कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को कवर करने के बाद केवल आपको पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे और कुछ मॉक सॉल्व करने पड़ेंगे। दैट्स इट। आपको पता है इस चैनल में मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाती हूँ, तो ये रहे मेरे नोट्स और मैं इसको देखते देखते आप लोगों को समझाती जाऊंगी। कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन का रूट वर्ड कहाँ से आया, यानी कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर करना और टू मेक इट कॉमन, कॉमन बना देना उस चीज को। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत छोटा छोटा पढ़ेंगे और डोंट वरी, इतना शॉर्ट वे में मैंने लिखा हुआ है कि तो 2 मिनट में आपकी सारी चीजें रिवीजन हो जाएंगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे आपको पूरा यूनिट रिवीजन करने में। तो चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं। देखो सबसे पहले ना कम्युनिकेशन जो है ना वो इनएविटेबल है, यानी कि ये जो है ना सोसाइटी में रहता ही है। मतलब कि बिना कम्युनिकेट करे कोई भी इंसान या कोई भी सोसाइटी नहीं बन सकती। ठीक है, तो जैसे कि जर्मनी में हिटलर था। हिटलर ने ना क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वॉर तो होना ही था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। उसका मतलब होता है इनएविटेबल था वॉर। उसी तरीके से कम्युनिकेशन भी इनएविटेबल है। अगर एक सोसाइटी बनी है तो वो कम्युनिकेट करेगी ही। सेकंड आता है हमारा इरिवर्सिबल, यानी कि जो बात मैं आपको बोल चुकी हूँ वो मैं वापस नहीं ले सकती, वो शब्द मैं वापस नहीं ले सकती। इसी तरीके से ये कम्युनिकेशन भी होता है। थर्ड आता है हमारा इट्स कल्चरल। हर कल्चर में कम्युनिकेशन होता ही है, कल्चर के हिसाब से कम्युनिकेशन बदलता जाता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत अलग आते हैं और इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैंने तीनों कम्युनिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बता दी है। और हाँ, जैसे धीरे-धीरे कम्युनिकेशन होता जाता है तो कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है और कम्युनिटी जब फॉर्म होती है तो उसका सबसे मेन आधार होता है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेट करके ही हम एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमंस वर्सेस अदर का स्पीशीज का कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखो ह्यूमंस की जो कम्युनिकेशंस होती है वो एक तरीके से ओपन एंडेड होती है, यानी कि हम जो होते हैं, हम जैसे बात करते हैं, हम कोई भी बात कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड्स बने हो चाहे वो वर्ड्स ना बने हो, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अजीब तरीके की आवाजें हो सकती हैं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्पीशीज होती है, यानी कि जानवर होते हैं या कोई अलग टाइप के ह्यूमंस को छोड़ के अदर स्पीशीज होती हैं, वो लोग ना उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लोज होता है, यानी कि वो नए सिग्नल्स नहीं बना सकते या न्यू इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए कुछ अलग वर्ड्स या अलग चीजें नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज सुनी होगी, हनी बी का एक वैगल डांस होता है। वो वैगल डांस करती हैं ताकि वो ना अपने फेलोज को बता सके कि खाना कहाँ पे रखा हुआ है। तो दैट इज देयर यूनिक थिंग। तो हर एनिमल्स का कुछ कुछ यूनिक होता है, लेकिन स्टिल दे आर क्लोज, कुछ नए सिग्नल्स या कुछ नए एक्सपीरियंसेस बता वो नहीं सकते हैं। अब ना कुछ क्वेश्चंस बने हैं, एटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो ओरिजिन ऑफ किसी भी वर्ड का ओरिजिन को एटाइमोलॉजी बोलते हैं। और सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तब हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चला जाता है। जब सोसाइटी नई नई होती है ना तो कम्युनिकेशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन जब जब सोसाइटी ग्रो करती है यानी कि प्रोग्रेस करती है, तब वो सोसाइटी का जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें हैवी हैवी वर्ड्स आने लगते हैं, हैवी वोकेबुलरीज आने लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा मशीन टू मशीन। देखो कोई भी क्वेश्चन आता है ना, देखो आपको पता है कि मैं पढ़ाती तो हूँ आप लोगों को, लेकिन आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखो अगर कहीं पे भी मशीन टू मशीन आ रहा है या मशीन टू ह्यूमन इंटरेक्शन आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, वो हमेशा मॉडर्न कम्युनिकेशन में ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन टू मशीन कोई काम हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो तो मॉडर्न में आएगा। लेकिन अगर मशीन टू ह्यूमन भी जा रहा है ना, स्टिल दैट इज मॉडर्न कम्युनिकेशन। देखो इसके बाद ना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, कौन से टॉपिक से, तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट ये हो सकता है गुड वोकेबलरी के लिए, यानी कि हमको अपनी वोकेबलरी अगर अच्छी करनी है तो हमें किस पे डिपेंड होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शंस ऐसे थे ना कि टीचर्स में या फेलोमेट्स में या समथिंग समथिंग। तो उसमें एक ऑप्शन था कि खुद पे डिपेंड होना चाहिए। तो हाँ, हमको ना खुद पे डिपेंड होना चाहिए। अगर हमको अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है ना, तो हम डिक्शनरी वगैरह से या ऑनलाइन वगैरह से देख सकते हैं। दैट मीन्स कि हमको खुद पे डिपेंड होना चाहिए। फिर ना एक वर्ड है जो कि हर क्वेश्चंस में वो घुसा के दे देते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड है कॉन्जुलेटेड। इसका मतलब होता है फोर्सफुल। ठीक है, तो कहीं भी पूछ लेंगे जैसे फोर्सफुल कम्युनिकेशन अच्छा होता है क्या, है ना, फोर्सफुल या कुछ कुछ अच्छा होता है क्या, तो यू विल से कि नहीं, दिस इज अ नेगेटिव टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो देखो
तो इसमें ना ऐसे लेवल्स करके पूछते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है? लेवल ऑफ एब्सर्डिटी यानी कि मतलब बेतुकी सी बातें। तो ना क्लासरूम में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें बेतुकी सी बातें आपको नहीं करनी है, तो आपको उसमें रॉन्ग लगाना है, ठीक है? फिर लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन वो ज़्यादा होना चाहिए। लेवल ऑफ इंट्रूजन, इंट्रूजन यानी कि कहीं झाँकना, ताका-झाकी करना या ऐसे सम चीज़ें होती हैं। ये भी नेगेटिव कनोटेशन नेगेटिव टर्म ही है, तो इसको भी हम नहीं बोलेंगे, तो इसमें नहीं आएगा, नो। फिर आता है लेवल ऑफ इंटरनेशनैलिटी, तो येस हमारा डायमेंशंस वाला पार्ट है। फिर नॉर्मेटिव जजमेंट्स, तो ये अच्छा होता है नॉर्मेटिव जजमेंट करना, तो ये गुड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल यानी कि मुंह से बोला हुआ। देखो, वर्बल में हमेशा लैंग्वेज यूज होती है, यानी कि हम या तो बोलते हैं या तो लिखते हैं, ठीक है। वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जबकि जो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है उसमें ना क्या होता है, लैंग्वेज या फिर वर्ड यूज नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ साइंस यूज होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वर्बल जो होती है कम्युनिकेशन, वो कैसी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हम बोल सकते हैं, बोल कैसे सकते हैं, फोन कॉल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, तो इन सब एरियाज में हम ना लैंग्वेजेस से बोल सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा रिटन यानी कि लिखना, लिखने में हम चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या तो मेल भेज सकते हैं, राइट। और ये ना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बता सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ना मतलब बहुत लंबी बात बोलनी है आप लोगों को, तो आप एक्सप्रेशन नहीं करोगे ना, आप बोलोगे। दैट मीन्स अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो हमको वर्बल चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फिक्स या स्ट्रक्चर्ड, यानी कि किसी चीज को फिक्स है कोई चीज और उसको वैसे ही बोलना है। दैट मीन्स कि हमको क्या करना पड़ेगा, वर्बल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सेकंड आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे ना लैंग्वेज वर्ड्स ये सब यूज नहीं होते, केवल साइन लैंग्वेजेस यूज होती है। जैसे आपको किसी ने बोला कि पानी पीना है, यू सेड नो, ऐसे बिना बोले आपको ऐसे करना है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन, यानी कि आपसे कोई बोलेगा कि चलो यहाँ चलते हैं, घूमने चलते हैं, आपको मन नहीं कर रहा है, ठीक है, यू आर वेरी टायर्ड, तो आप एक्सप्रेशन दिखा दो कि अरे आई एम वेरी टायर्ड एंड एवरीथिंग। फिर वॉइस जो होती है ज्यादा या स्लो, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना। तो वॉइस ज्यादा या स्लो, यानी कि कभी आप कुछ बोलने में बहुत तेज वॉइस से बोल रहे हो, है ना, तो आप गुस्से में दिखा रहे हो, और कुछ स्लो वॉइस से बोल रहे हो तो आप एकदम सॉफ्ट वॉइस से बोल रहे हो, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। फिर आपके हाव भाव यानी एक्सप्रेशन वही हो जाता है। देन आपका पोस्चर, आप किसी से बात करते हो ऐसे फोर हैंड्स कर लेते हैं ना, दैट मीन्स कि आपको बात नहीं करनी है ना। आप ओपन हैंड्स रखते हो, फ्री स्माइल करते हो, दैट मीन्स आपको बात करनी है। देन उसके बाद फिर आई कॉन्टेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ड्रेस पहनी है, दैट इज विजुअल्स, तो ऐसी सब चीजों को नॉन वर्बल में आएगा, ठीक है। जेस्चर्स हो गया, विजुअल्स हो गया, इमोशंस एंड एटीट्यूड, हम इसके थ्रू नॉन वर्बल के थ्रू अपने इमोशंस एंड एटीट्यूड को बताते हैं। ये वेरी करता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। आप एक एग्जांपल देखो, जैसे जो लोग रहते हैं अंडमान निकोबार में रहते हैं, ठीक है, मेनली वहां पे ना आई थिंक शॉम्पेन ट्राइब रहती है, ठीक है। तो वहां के लोग ना उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है हमारे कल्चर से, ठीक है। नॉर्थ इंडियन का कल्चर हो गया या नॉर्थ ईस्ट का कल्चर हो गया, देख लो। नॉर्थ ईस्ट वालों को जो है नॉर्थ इंडिया में देखो, और फिर जो है अंडमान निकोबार वाले लोगों को देखो, तो दे आर वेरी डिफरेंट इन कल्चर, मतलब बहुत ज्यादा। भले वो इंडिया का ही पार्ट है, स्टिल देर आर वेरी सो मच कल्चरल डिफरेंसेस, है ना। और हाँ, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन फिक्स्ड एंड स्ट्रक्चर्ड थी, ये वाली जो कम्युनिकेशन है ये अनस्ट्रक्चर्ड एंड सिंबॉलिक है, सिंबल्स के थ्रू बताया जाता है ना, नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो सब्स्टिट्यूट कर सकती है फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही आपको कंफ्यूज कर सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सब्स्टिट्यूट है वर्बल कम्युनिकेशन का। कैसे सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, जैसे चाय एंड कॉफी, अब अगर आपको चाय नहीं मिल रही है तो आप कॉफी पी लोगे, दैट मीन सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जैसे ऐसे ऐसे करना, अगर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, दैट मीन्स मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है क्या? हाँ, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सिर्फ ना, हाँ, छोटी-मोटी चीज़ों में होता होगा, है ना? बट बड़ी चीज़ों में तो हमको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, क्वेश्चंस में अगर ऐसा पूछा जा रहा है ना, तो आपको ये लगाना पड़ेगा कि येस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सब्स्टिट्यूट कर सकता है वर्बल कम्युनिकेशन को, ठीक है? नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर मोर बिलीवेबिलिटी, यानी कि क्या होता है कि आपके अगल-बगल के जो लोग हैं, ठीक है? समटाइम्स दे आर आप बहुत तरक्की कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? एंड देन दे सेज कि हम बहुत हैप्पी हैं आपके लिए, खुश हैं आपके लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश नहीं होंगे, है ना। भले वो मुंह से बोलेंगे कि वी आर वेरी हैप्पी, बट वो नहीं होंगे, और उनके फेस पे दिख जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि आप ज्यादा किस पे बिलीव करोगे, उनके वर्ड्स पे या उनके फेस के एक्सप्रेशंस पे? ऑब्वियसली आप उनके फेस के एक्सप्रेशंस पे बिलीव करोगे। दैट मीन्स कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें लैंग्वेज हो गया, टोन हो गया। अब देखो, नॉन वर्बल में ना कुछ चीजें आती है जो आपको रटनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको याद करवा दूंगी यहीं पे। तो देखो, बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है काइनेटिक्स,
तो इसको ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ क्योंकि ये भूल जाता है, ये याद नहीं रहेगा। सपोज़ करो दिस इज़ माउंटेन, ठीक है? ये एक माउंटेन है ऐसा, ठीक है? दिस इज़ माउंटेन। अब ना क्या हो रहा है आपको यहाँ से चढ़ना है और यहाँ पे उतरना है, ठीक है? तो व्हाट यू विल डू इज़ कि यहाँ से जैसे चढ़ोगे ना, तो यहाँ से चढ़ने पे ना वो काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी कि इसमें ना एनर्जी वगैरह लगती है, आप मोशन में रहते हो, यानी कि हिलते-डुलते रहते हो, ठीक है? उसके बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी लगाते हो। फिर जब यहाँ पहुँच जाते हो ना टॉप में, तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में ना आप मूवमेंट नहीं करते हो, आपका मोशन स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अगेन जब आप ड्रॉप करोगे ना दैट मीन्स फिर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? आप समझ गए ना? तो इसके लिए वर्ड है काइनेसिक्स, ठीक है? सेकंड आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि प्रॉक्सिमिटी बनाना, यानी कि नजदीकी बनाना। तो डिस्टेंस यानी कि नजदीक, इसको ऐसे याद रखना, प्रॉक्सिमिटी बनाना से प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है वॉइस, यानी कि बोलना, बोलना यानी कि लैंग्वेज बोलना, तो पैरा लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट आता है टच के लिए, तो आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स यानी कि हैंड, मान लो हैप्टिक्स हैंड, और हैंड से आप क्या करते हो, टच करते हो, सिंपल। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और काफी लोगों को क्वेश्चंस नहीं बनते क्योंकि ये याद नहीं होता है, ठीक है? अब देखो इसमें सबसे पहले आता है इंट्रापर्सनल, ठीक है? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है? तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रापर्सनल, ठीक है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, खुद के अंदर यानी खुद से बात करना, ठीक है? इनसाइड वर्ड हेड, अगर मैं खुद से ही खुद से बात कर रही हूँ दैट मीन्स की इंट्रा कम्युनिकेशन हो रही है ना? मैं खुद के नर्वस सिस्टम यानी खुद के ब्रेन से बात कर रही हूँ, ठीक है? सेकंड आता है हमारा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि मैं सामने वाले से, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर दैट मीन्स व्हाट इंटरपर्सनल, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी हम दोनों सेम चीजें सोच रहे हैं, राइट? तो होमोजेनिटी ऑफ ओपिनियन हो गया, यानी कि मैं जो सोच रही हूँ आप जो सोच रहे हैं, हम दोनों क्या सेम सेम सोचने लगे, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्शन के टाइम पे जैसे लोग आपस में बात करते हैं ना, तो वो जैसे कोई फलाना ढिकाना कोई भी पार्टी एक्स वाई ले लो, ठीक है? मैंने बोला एक्स पार्टी अच्छी है, आपने बोला वाई पार्टी अच्छी है। मैं आपसे पूछूंगी अच्छा बताओ आपको क्यों वाई पार्टी अच्छी लगती है, तो आपने मुझे उसके अच्छी 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 चीजें गिना दी। अब मैं भी वाई पार्टी की बन गई, है ना? तो दैट मीन्स व्हाट कि हमारे थॉट्स में क्या अलाइनमेंट आ गया, एक सेम चीजें हो गई, ठीक है? ऐसे। अब इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है, ठीक है? पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन याद नहीं होता, याद नहीं आता एग्जाम के टाइम पे। देखो इंटर मतलब क्या होता है, आप सामने वाले से बात कर रहे हो। इंट्रा मीन्स आप खुद से बात कर रहे हो। अब सब नोट्स करो, अगर आपने एक को जान लिया कि वो क्या होता है तो आप दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हो। दैट मीन्स इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू। इससे याद रखना कि इंटरपर्सनल यानी कि इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे आप अकेले को तो इंटरव्यू नहीं देते, आप सामने वाले इंसान को इंटरव्यू देते हो। तो इंटरपर्सनल यानी कि इंटरव्यू लिया जा रहा है, इंटरव्यू दो लोगों के बीच में तो कम से कम होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक अंदर के अंदर वाले थॉट्स को हम इंट्रापर्सनल कहेंगे, और जो इंटरपर्सनल हो गया यानी कि इंटरव्यू वाला, यानी कि दो लोगों के बीच में होना चाहिए, यानी कि ज्यादा लोगों को जरूरत होती है। आ गया ना समझ में, याद हो गया ना ये चीजें? कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और बहुत क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है ग्रुप। ग्रुप में ना 3 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, और ग्रुप में ना क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल। एक गोल नहीं है तो ग्रुप का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे ना कुछ शेयर्ड गोल्स होते हैं ना, कुछ गोल्स को अचीव करना रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। ये क्या होता है कि लार्ज ऑडियंस, जैसे कि पहले के टाइम पे ब्रॉडकास्ट होते थे, है ना, कि एक जो है उसमें वो ना बोलते थे और पूरी इंडिया में सुनाई देता था, ठीक है? तो क्या हो रहा था कि इससे कारण क्या होता है कि लार्ज एनोनिमस, मतलब मैं आपको नहीं जानती, मैं किसी को भी नहीं जानती, लेकिन मैं इस वीडियोस के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही हूँ। दैट ऑल्सो मास, इतना मास नहीं है बट हाँ मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोगों को एक साथ जाना, ठीक है? यूजिंग प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बट इसमें क्या होता है, जो फीडबैक होता है, यानी कि मुझे अब मैं अगर आपसे पूछूंगी वीडियो कैसी लगी, है ना, तो आप तुरंत नहीं बता दोगे यहाँ पे मुझे। मैं इसको वीडियो को जाऊंगी, इसको सेव करूंगी, पोस्ट करूंगी, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे पता, पहले पहले आप तो सुनोगे इसको, देन आप कमेंट सेक्शन में उसको मुझे बताओगे कि आपको कैसी लगी। दैट मीन्स कि इसका जो फीडबैक होता है वो थोड़ा डिले रहता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके बाद आता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जैकोबॉन बेसिक मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का, ठीक है? इससे बहुत अच्छा समझ में आता है। आपके पास एक मैसेज है, ठीक है, जो आपको मुझसे पूछना है। आप देखो, आप सोर्स हो, आप सेंडर हो, ठीक है? देखो सेंडर क्या होता है, ये सब तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आजकल सबको पता रहती है। देखो आप सेंडर हो और आपकी तरफ से मैसेज निकल रहा है, दैट मीन्स आप सोर्स हो, ठीक है? आपकी तरफ से मैसेज निकला, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है, व्हाट्सएप उसको ना एनकोड करता है।
ठीक है? एनकोड मतलब कि उसको ना एक ऐसी लैंग्वेज में ढालता है, जो लैंग्वेज बीच में अगर कोई इंसान उसको हैक कर ले तो वो समझ ना पाए, ठीक है? इसलिए वो उसको लॉक करता है। एनकोडिंग का मतलब होता है लॉक कर देना। अब वो लॉक करने के बाद क्या होगा कि वो मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू वो चलेगा, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू वो मेरी तरफ आएगा। आने के बाद क्या होगा, जैसे मेरी ही स्क्रीन में, मेरे ही मोबाइल में पॉपअप आएगा, है ना? तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, यानी कि उसका लॉक जो है ना, वो लॉक आपने लगा दिया था एनकोडिंग के टाइम पे, वो लॉक खुल जाएगा। अब डिकोडिंग हो जाएगा, और डिकोडिंग होने के बाद वो मुझे रिसीव होगा, और जैसे वो मुझे रिसीव होगा मैं उसको पढ़ लूंगी। और इस एग्जाम्पल में जो मीडियम है, यानी कि जो चैनल है, उसको हम मीडियम यूज बोलते हैं, यानी कि वो व्हाट्सएप है इस केस में, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। अब देखो, ये मेनली ना रिटर्न भी हो सकता है, आप मुझे टेक्स्ट करके भी भेज सकते हो, आप वर्बल, आप यानी कि बोल के भी मुझे भेज सकते हो, और नॉन वर्बल यानी कि अपना सिग्नेचर करके भी उसमें मुझे भेज सकते हो, यानी कुछ साइंस वाइंस बना के या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नॉन वर्बल भी भेज सकते हो, जब मैं ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है, कभी कभी ना, देखो इसमें जब ऐसे मुझे भेजोगे, कभी कभी ना कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है ना? जैसे नेट मेरा चला गया, या नेट आपका चला गया, या नेट पब्लिकली ही बंद कर दिया गया है ना? समटाइम्स ऐसा भी होता है। तो ऐसी सब चीजें होती रहती है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नॉइस जो होती है वो उसके बीच में चलती रहती है ना? दैट इज नॉइस। नॉइस मतलब सिर्फ नॉइस नहीं होती है, डिस्टर्बेंस होता है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस अगर आप मुझे सेंड कर रहे हो कुछ भी चीज, और अगर उसके बीच में कोई भी रुकावटें आ रही है, सबको हम नॉइस बोलेंगे। अब आता है फीडबैक। तो जैसे मैंने कुछ रिसीव किया, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था, मैंने पढ़ लिया, अब मैं आपको उसका जवाब दूंगी, दैट मीन्स आपको उसको फीडबैक दूंगी, ठीक है? आपके पास वो फीडबैक चला जाएगा। इस टाइम पे मैं क्या बन गई, सेंडर बन गई, और आप क्या बन गए, रिसीवर बन गए, ठीक है? तो एनकोडर डिकोडर, यानी कि मैं डिकोडर, डिकोडर क्या बन जाता है, एनकोडर, यानी कि आप जो पहले थे वो मैं अब बन गई, ठीक है? क्योंकि मैं मैसेज भेज रही हूँ, जो भेजने वाला रहता है उसको हम एनकोडर बोलते हैं, और जो रिसीव करने वाला था उसको डिकोडर बोलते हैं, ठीक है? चलो, तो अब जो फीडबैक है जो मैं आपको भेज रही हूँ, है ना, वो कभी कभी डिले हो जाता है। जैसे कि इस केस में, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? अब ये वीडियो बनाएंगे, जब पोस्ट करेंगे तब आप देखोगे, तो ये एक सिंक्रोनस हो गया, यानी कि आप बहुत देर बाद मुझे इसका रिव्यू दोगे, ठीक है? बट अगर मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी ना, आप लोग बोलते जाओगे हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके। तो व्हाट इज दैट, दैट इज इमीडिएट, तो दैट इज सिंक्रोनस, यानी कि आप एकदम इंस्टेंटली मुझे उस चीज का रिश्योरेंस दे रहे हो, इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है? दैट इज द थिंग। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हमारा था फैटिग, यानी टू ग्रीट, किसी को भी ग्रीट करना, ठीक है? बस याद कर लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अगेन पूछा जाएगा, ठीक है? इसलिए याद कर लो, ठीक है? फैटिग मतलब होता है टू ग्रीट करना, किसी को भी ग्रीट करना। सेकंड आता है हमारा मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन मतलब होता है कम्युनिकेट करना अबाउट द कम्युनिकेशन, यानी कि आप बोल रहे हो कि हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, दैट इज मेटा कम्युनिकेशन। थर्ड आता है लेटरल कम्युनिकेशन, यानी कि बिटवीन द इक्वल्स, इक्वल्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, दैट मीन्स लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है? जब टीचर टीचर बात कर रही है, स्टूडेंट स्टूडेंट बात कर रही है, दैट इज लेटरल कम्युनिकेशन। देखो, हो सकता है कि वीडियो हमारी थोड़ी-सी लंबी हो, लेकिन बिलीव मी, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप खुद पीवाईक्यू लगाओगे, और मुझे खुद मैसेज में बताओगे कि मैम हमको सारे क्वेश्चंस बन गए। इवन जो आपने क्वेश्चंस बताए थे हमने याद किए, और हमको डायरेक्टली वो क्वेश्चंस बन गए, और पेपर में भी आप मुझे डेफिनिटली याद करोगे कि मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी, और आपको डायरेक्टली यहीं से उठ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन बैरियर। देखो, कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो या मैं आपसे बात कर रही हूँ, देयर आर सर्टेन बैरियर्स, जो ना, बैरियर्स मतलब कि कुछ बीच में अड़चन आ गई है, ठीक है? कुछ बाधा आ जाती है। सबसे पहले आती है बाधा, ये बाधा अलग-अलग टाइप की होती है। सबसे पहली बाधा आती है हमारी लैंग्वेज बैरियर, यानी कि मैं आपको इंग्लिश में बोल रही हूँ या फिर हिंदी में बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही, मैं आप उर्दू में बोल रही हूँ, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या होगा, ये आप समझ ही नहीं पाओगे उस बात को। दैट मीन्स लैंग्वेज बैरियर है ना? यानी कि मैं जो लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। सेकंड आती है इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि प्री कंसीव नोशन या जजमेंटल होना, यानी कि मैंने आपको कुछ बोला, और आपके दिमाग में ना पहले से उसके बारे में कुछ चीजें दिमाग में है, ठीक है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, यानी कि आपकी प्री कंसीव कुछ नोशंस आपके अंदर से पहले से ही बने हुए हैं। जैसे कि मैंने बोला बिल्ली रास्ता काट देती है ना? तो यू हैव प्री कंसीव नोशन कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। दैट इज प्रीकंसीव क्वेश्चंस। या जजमेंटल होना, है ना? जिसके घर में बिल्ली होती है तो काटती ही रहती है, स्टिल दे आर लिविंग। नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर, ठीक है? फिजिकल बैरियर या फिर नॉइज, यानी कि समटाइम्स क्या होता है, मैं बहुत दूर से आप लोगों को बोल रही हूँ, या फिर ये जो माइक है ना, ये माइक में बहुत ज्यादा खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है, ठीक है? दैट इज फिजिकल बैरियर, है ना? या फिर नॉइज, है ना? यानी कि बहुत ज्यादा आवाज आना, या फिर नेटवर्क अच्छा नहीं होना, तो ये सारी फिजिकल बैरियर में आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल बैरियर, यानी कि वैल्यू, बिलीफ एंड परसेप्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल्चर जो होता है ना, वो हर एक जगह का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया से अलग होगा, साउथ इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है हमारे, लक्षद्वीप आ गए,
इन सब से अलग होगा। एंड देन इनके अलावा भी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है वो अलग होगा, पहाड़ी नॉर्थ का जो कल्चर है वो अलग होगा। तो इतने सारे अलग-अलग कल्चर्स एंड वैल्यूज़ एंड बिलीफ हैं, तो वो भी एक बैरियर बनता है, क्योंकि हो सकता है मुझे उन वाले का जो कल्चर है वो समझ में ना आए, ज या उनको मेरे जो कुछ कल्चर्स हैं वो समझ में ना आए। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हो, बट देयर आर लॉट ऑफ हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, बट ना बहुत डिले हो रहा है या आपको मिल नहीं रहा है, तो दैट इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। वहां से वहां फ्लो होने पे भी बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होती है ना। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि अगर मैंने आपको वीडियो कॉल किया है, आपने मुझे वीडियो कॉल किया है, ठीक है, आप किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो तो ग्लिच आ रहा है, ठीक है, उसमें ना बार बार इंटरनेट इशू हो रहा है, तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल या पर्सनल बैरियर, यानी कि एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है, अब उसमें बाकी सबको तो वो चीजें समझ में आ रही है, पर मुझे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे बुखार है, मुझे मुझे सर्दी है, या कुछ भी ऐसी चीज है जिसके कारण मेरे को ना मेरा मेंटल स्टेट सही नहीं है, तो ये मेरा इंडिविजुअल या पर्सनल बैरियर हो गया, ठीक है। अब ये जो होता है, ये सेंडर को भी हो सकता है, ये रिसीवर को भी हो सकता है। जब कुछ कुछ बोल रहा होता है तो स्टिल वो अपने दिमाग में खो जाता है, दैट इज ऑल्सो सेंडर वाला जो है उसका इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक बैरियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है। इस कुछ याद ना हो बट ये याद होना चाहिए। ये प्रॉब्लम आता है ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड मीनिंग, यानी कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उस वर्ड का कुछ और मीनिंग निकाल लिया। इसमें एक फेमस एग्जांपल आता है जो कि हम सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वो है डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो पर्ची लिख के देते हैं हमको मेडिसिन वाली या चीजें वाली, वो हमको समझ ही नहीं आती है, दैट मीन्स सेमेंटिक बैरियर आ गया वहां पे, है ना। तो वो जाके हमको मेडिकल वालों को दिखानी पड़ती है, देन हमको लेनी पड़ती है ना, हैवी हैवी वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू बुक्स में मिल जाएंगे। देखो कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है, तो उसमें सिमेंटिक डिस्टॉर्शन है, तो दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर। देन अब हम इसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे इसके बाद को जो टॉपिक आता है उसका नाम आता है मास मीडिया, ठीक है। तो मैकलुहान ने ना एक थ्योरी दी थी मास मीडिया की, और उसने ना मतलब ये बताया था कि मतलब उसने बताया कि किस तरीके से कौन से मीडियम होते हैं ना मैसेज को एक्सचेंज करने के। तो उसने ना सबसे पहले बताया न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मैगजीन, ये सारे ना चैनल होते हैं जिसके थ्रू आप जो है मैसेज को इधर से उधर भेज सकते हो। तो इसमें ना दो टाइप के मीडिया रहते हैं, एक हॉट मीडिया एंड एक कोल्ड मीडिया, ठीक है। हॉट मीडिया क्या होता है? हाई डेफिनेशन का होता है, ठीक है। हाई डेफिनेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको हाई डेफिनेशन बोलते हैं। और लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन यानी कि जिसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है ना, उसमें लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना। मेनली इसमें वन सेंस ही इन्वॉल्व होती है, जैसे कि अगर बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बुक से पढ़ रहे हो तो वहां पे सिर्फ आप ना एक सेंस का यूज कर रहे हो, इसमें ना आपका एफर्ट्स जो है ना वो कम होता है ना, एफर्ट्स आपको कम लगाना पड़ता है। आई नो थोड़ा सा कॉन्ट्ररी जैसा है, यानी कि कहीं कुछ बोल रहा है कहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा बहुत रटने की भी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। इसके एग्जाम्पल में आता है रेडियो, मूवी यानी कि सिनेमा वाला हो गया, नेक्स्ट आता है फोटोग्राफ, लेक्चर्स एंड देन प्रिंट बुक, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स। अब आता है हमारा कोल्ड मीडिया। कोल्ड मीडिया में क्या होता है? लो डेफिनेशन होती है, यानी कि यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इन्फॉर्मेशन जो होती है थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसमें जो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें ज्यादा एक से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप इसमें देखते भी हो, आप इसमें सुनते भी हो, आप इसमें बोलते भी हो, एवरीथिंग। एफर्ट्स इसमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है टीवी, कार्टून, टेलीफोन, सेमिनार, डिस्कशन एंड स्पीच। अब देखो दिख तो ये रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको याद करने का मैंने जो तरीका यूज किया था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखो, हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया, इसको दो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। हॉट मीडिया मतलब कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है, लो कोल्ड मीडिया मतलब कि ऐसा बच्चा जो कि बिल्कुल पढ़ाकू नहीं है। अब देखते हैं हम हॉट मीडिया का। तो देखो, अगर वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है तो उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और उसकी डेफिनेशन यानी कि ब्रेन क्या होगा? हाई होगा, तो हाई डेफिनेशन मान लिया, और उसका इन्फॉर्मेशन क्या होगा? उसमें ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन है कि बहुत कम बच्चा होता है जो बहुत पढ़ने वाला होता है, इसलिए लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन हो गया। अब उसमें ओनली वन सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मान लो कि पढ़ाकू बच्चा है, इसे बुक से पढ़ता रहता है, तो इसका सिर्फ एक ही सेंस यूज हो रहा है, ठीक है। और उसको जो होते हैं ना, जब हम एक सेंस यूज करते हैं तो एफर्ट जो हमको लगते हैं वो कम लगते हैं, बस ऐसे कोरिलेट करके याद कर लेना। और मीडिया जो होती है वो मोस्ट ऑफ द वर्क उसको करके देती है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेना एक बार। नेक्स्ट आता है कोल्ड मीडिया, ठीक है। कोल्ड मीडिया यानी कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा, ये मेनली इनका दिमाग कम लगता है, इन्फॉर्मेशन इनको कम मिलती है, ठीक है।
और इनका जो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन रहता है, यानी कि जहाँ आपको मस्ती-वस्ती की और एंटरटेनमेंट वाली चीज़ होती है, वहाँ पे ऑडियंस का पार्टिसिपेशन हमेशा हाई ही होता है, पढ़ने वाली चीज़ों में ऑडियंस का पार्टिसिपेशन कम होता है। बट ना जहाँ आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, वहाँ आपके सेंसेस ज़्यादा काम करते हैं, आपके इमोशंस और ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको क्या होता है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसका जो एग्जाम्पल है ना, ऐसे याद रखना कि एक नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, वो दिन भर टीवी देख रहा है और टीवी में क्या देख रहा है, कार्टून देख रहा है। कार्टून देख रहा है तो उसको अपने दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि भाई तूने कार्टून देखा? देखा? नहीं देखा? तो उसको टेलीफ़ोन आ गया, ठीक है? उसके बाद उसने बोला कि चलो अपन सेमिनार चलते हैं, ठीक है? उसकी दोस्त बोलती है कि चलो अपन सेमिनार अटेंड करने चलते हैं, तो सेमिनार अटेंड करने चली गई। अब सेमिनार अटेंड करने में ना वहाँ पे डिस्कशन और स्पीच आ गई, तो उसको डर लग गया, अरे यार! अब मैं कैसे बोलूँगी इस डिस्कशन और स्पीच में, हाउ विल आई पार्टिसिपेट दैट? तो इस स्टोरी से इसको याद रखना कोल्ड मीडिया को। आई नो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया है बट इट वर्थ्स द टाइम, क्योंकि ये चीज़ है ना, क्या है कि आप पढ़ के भूल जाते हो, याद नहीं रख पाती है, तो मैंने इसको स्टोरी के थ्रू आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इसका मास मीडिया का, तो बन जाएगा। मैकलुहान जो है ना, उसने ना एक फेमस फ्रेज यूज किया था, द मीडियम इज मैसेज, है ना। इसका मतलब ये होता है कि मीडियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप बुक से पढ़ते हो बोर हो जाते हो, लेकिन इंटरनेट से या वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, थोड़ा मजा आती है। तो इसीलिए मीडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन ना बुक में भी लिखी है, लेकिन आप जो है आप चूज करो इस वीडियो को आके देखने के लिए। दैट मीन्स कि मीडियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ मास मीडिया। तो देखो, है ना, इस मास मीडिया में क्या होता है, सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया, टाइम वाइज चलना है, ठीक है। प्रिंट मीडिया आया था सबसे पहले, इसको बोलते हैं वन डे बेस्ट सेलर भी इसको बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा ना, वन डे बेस्ट सेलर को मैच करो, तो आपको प्रिंट मीडिया से मैच करना है, ठीक है। इसमें आ जाएगा अपना मैगजीन, बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या होता है, इसमें लेस एक्सपेंसिव, जैसे मैं आपको ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं लाइव करूंगी, दैट इज मीन ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसिव होगा, मुझे पैसे तो कुछ देने नहीं है, आपको कुछ पैसे देने हैं। मोर एफिशिएंट होगा, क्यों? क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे। जिसमें एग्जाम्पल है रेडियो, टीवी, ठीक है। इसके बाद आता है न्यू मीडिया, जो कि अभी अभी फेमस हुआ है। तो देखो, इसमें आता है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके बीच में आपका डिफरेंस पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। देखो, वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या होता है, आप कुछ लगाने रहते हैं, आप तुरंत उस जगह पे चले जाते हो, ठीक है। आपने रियल वर्ल्ड को छोड़ दिया, आप उस वर्चुअल वर्ल्ड पे चले गए, दैट मीन्स वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी आपने देखा, वो पोकेमॉन गो वाला ऐप आया था। इसमें लोग ऐसे मोबाइल लेके निकल गए थे एंड देन दे सीज कि कहाँ पे पोकेमॉन है एंड देन दे किल देम, व्हाटएवर जो भी था, मुझे याद नहीं है। तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पे आपका वर्चुअल रियलिटी में पूरा नहीं जा रहे हो, लेकिन रियलिटी में हो एंड स्टिल यू आर डूइंग समथिंग, जिससे वर्चुअली आप कनेक्टेड हो और स्टिल आप रियल वर्ल्ड में भी हो, दैट मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी। उसके बाद कुछ मोबाइल एप्स हो गया, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स हो गई, ये सारी चीजें न्यू मीडिया में आ जाती है। नेक्स्ट आता है टेलीग्राफ या फिर टेलीग्राम, पहले के टाइम पे आता था। ये देखो, पहले के टाइम पे क्या था, जब डाकिया था ना, पोस्ट में सिस्टम था ना, तो उसमें क्या होता था कि अगर मुझे आपको कोई कम्युनिकेशन, मुझे आपको मैसेज भेजना है, तो मुझे उस इंसान के साथ आपको भेजना पड़ता था। यानी कि एक ट्रांसपोर्टेशन यूज होता था, है ना। वो इंसान जो है वो रोड से जाएगा और वो मेरा मैसेज लेके जाएगा, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एक साथ हो गया। कहीं ट्रांसपोर्टेशन कट हो जाता था, रोड ब्लॉक हो जाता था, आपको कम्युनिकेशन भी नहीं मिलता था। बट टेलीग्राफ यानी कि ऑनलाइन ये भेजने से क्या होता है, फर्स्ट हाईवे बना इन्फॉर्मेशन का, यानी कि सेपरेट किया गया कम्युनिकेशन को, किससे, ट्रांसपोर्टेशन से। इसके बाद का तो हम सबको पता है, जैसे टेलीफोन आ गया, टेलीफोन के बाद इंटरनेट आ गया, इंटरनेट में हम वॉइस वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अपना देखो, इसके बाद आता है अपना 4S ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और 7Cs ऑफ कम्युनिकेशन। इसको बस समझ लेना थोड़ा थोड़ा। देखो, 4S में क्या आता है, शॉर्टनेस, छोटा होना चाहिए, स्ट्रेंथ, अच्छी मतलब अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिंसियरिटी मतलब सिंसियर होके बता दो, सिंप्लिसिटी बहुत सिंपल रखने का। नेक्स्ट आता है 7Cs, और 7Cs में क्या आता है, आएगा करेक्ट, कर्टियस बताना है, क्लियर बताना है, कंप्लीट, कोहेरेंट, कंसाइज और कंक्रीट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स याद करना सी से। अब देखो, कुछ टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं मिलते नहीं है जल्दी, कोई सीरीज या कोई मैराथन में। मैं आपको कवर करवा रही हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। अब आता है हाई बोरो एंड लो बोरो कल्चर। ये जो आखिरी का सेगमेंट है ना, यहाँ से ना आपके एज बनेगी, यानी कि इतना जितना अभी तक बताया ना मैंने, वो सब लोग कर लेंगे, लेकिन इसके आगे का जो मैं बता रही हूँ ना, वो बहुत कम लोग करे होंगे। तो यहाँ आपके ना मार्क्स और फेच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो, हाई एंड लो बोरो कल्चर, इसमें मिडिल बोरो कल्चर भी होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो, ये एडजेक्टिव होता है, इट इज एन एडजेक्टिव टिपिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल, एक्टिविटीज और आइडियाज दैट आर कंसिडर्ड टू बी इंटेलेक्चुअली या फिर कल्चरली सुपीरियर, यानी कि हाई बोरो कल्चर। यानी कि जैसे देखो, पहले के टाइम पे याद करना, जैसे कि क्या था, आर्ट था, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक हो गया, ओपेरा हो गया, है ना।
फाइन आर्ट्स हो गया, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब क्या आते हैं? हाई बोरो कल्चर में आते हैं। जो याद करना हमारे जो पूर्वज करके गए ना, वो सब हाई बोरो कल्चर में आते हैं। ठीक है? अब लो बोरो कल्चर में क्या होता है? इसमें इंटेलेक्चुअली लेस होता है और लेस कल्चर होता है। ठीक है? देखो, इसका मतलब ये है कि जिस चीज को देख के आपको दिमाग लगाना पड़े, है ना, करने में भी या देखने में भी, दैट मीन्स वो हाई बोरो कल्चर का है। जिस चीज में आपका दिमाग ज्यादा ना लगे और ना ही वो कल्चरली अच्छा हो, तो कल्चरली सुपीरियर ना हो, उसको हम बोलेंगे लो बोरो कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, पॉप म्यूजिक हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगता है इसमें, कॉमिक्स हो गया, ग्राफिटीज हो गया, फिर स्ट्रीट आर्ट्स हो गया, है ना, कॉफी विद करण इज एन एग्जाम्पल। थर्ड आता है हमारा मिडल ब्रो कल्चर। अब देखो क्या होता है, कुछ कुछ लोग ना बहुत अलग टाइप के होते हैं। उन लोगों को ना ये जो क्लासिकल म्यूजिक है ना वो भी पसंद रहता है और पॉप म्यूजिक भी पसंद होता है ना। उनको आर्ट, पेंटिंग वगैरह भी, फाइन आर्ट्स भी पसंद होते हैं और साथ ही साथ जो है कॉमिक्स या कॉफी विद करण भी पसंद होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मिडिल ब्रो कल्चर बोलते हैं। यानी कि ये एक चीज तो इंटेलेक्चुअली परस्यूट या कल्चरली परस्यूट करते हैं, बट दूसरी चीजों को हटाते नहीं है। दे आर वेल राउंडेड एंड हैव अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे उनके इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है? तो देखो इजी है, 2 सेकंड लगेंगे इसको समझने में। देखो, अब ईस्ट और वेस्ट को ध्यान में रखने के लिए ईस्ट में इंडिया को समझ लो और वेस्ट में अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो। तो ना वेस्ट में क्या होता है? एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात होती है। ठीक है? जबकि इंडिया में क्या होता है? इम्प्लिसिट होता है, इंपॉर्टेंट बातें होती है। ठीक है? अब वेस्ट में क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, यानी कि जो बोलना होता है डायरेक्टली बोल देते हैं वो, है ना, कि यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है? जबकि इंडिया में थोड़ा सार्केस्टिक वे में, इनडायरेक्ट वे में, बच्चा काम कर लो, ये कर लो, सटल वे में बोलते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है वहां के ना लोग इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करते हैं, यानी कि वो ना ज्यादा फैमिली फैमिली नहीं करते, खुद की ग्रोथ पे काम करते हैं, ये सब करते हैं। जबकि यहाँ के लोग ना बहुत हायरार्किकल होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं एंड फैमिली फैमिली बना के चलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है वेस्ट में ना बहुत ज्यादा वो लोग वर्बल रहते हैं और डोमिनेट करते हैं। ठीक है? जबकि इंडिया में हम नॉन वर्बल चीजों का ज्यादा यूज करते हैं। उनको कभी ऐसे ऐसे करते देखा है? नहीं देखा ना। तो हम करते हैं ये चीज, वो नहीं करते। तो साइलेंस हमारा रहता है और मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो वेरी एफिशिएंट और फास्ट होता है। हम जो है आप, तुम, तू, इतने सारे वर्ड्स रहते हैं ना हिंदी में और इंग्लिश, हिंदी मतलब हिंदी में ही ऑब्वियसली, तो वो बहुत ज्यादा स्लो पेस होता है, थोड़ा साइलेंस की तरफ हमारा ज्यादा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है उनका इंडिविजुअल एक्सप्रेशन रहता है ना, वो इंडिविजुअल करते हैं, जबकि हमारा ग्रुप हार्मनी रहता है। हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो फ्रेंड्स को बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं कि आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, जबकि वो कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कुछ भी जाते हैं, तो दे आर लाइक इंडिविजुअल टाइप का थिंग। ठीक है? वो इंकरेज करते हैं ओपन डिबेट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि उनको कुछ भी बोल देते हैं ना कि आपका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो दे डू नॉट उसको नेगेटिवली नहीं लेते, उसको क्या बोलते हैं कि अच्छा ये चीज मेरे में कमी है तो आई शुड इम्प्रूव दिस। तो वो उसको इंकरेज करते हैं ओपन डिबेट को कि बताओ और क्या चीज है मेरे में कमी, और फिर उनको ना वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो ईस्ट है यहाँ पे ना डिबेट्स जनरली अवॉइड की जाती है कि कोई भी कंफ्लिक्ट ना आए और क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म ही लिया जाता है। नेक्स्ट आता है वेस्ट में ना रिलेटिवली इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल एंड कैजुअल चीजें रहती हैं, इनफॉर्मल टाइप में। और जो ईस्ट है यहाँ पे ना पोलाइटनेस, रिस्पेक्टफुल एंड फॉर्मेलिटी से हम बात करते हैं। आप इधर आइए, आप बैठिए, आप ये, आप वो, तो इसमें फॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है? इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटा कम्युनिकेशन। तो इसको ग्रेगोरी बैटिसन ने बनाया है। ठीक है? इसने डिस्कवर किया है। ठीक है? इसमें क्या होता है, हम मैंने ना कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि फ्रेंड से पूछ रहे हो आर यू फ्री टुनाइट, तो कम्युनिकेशन के बारे में ही कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना। तो आप, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है, आपको बात करनी है, तो आप इससे पूछ रहे हो आर यू फ्री, तो हम बात करेंगे ऐसे। ठीक है? और इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन होती है, सटल लेवल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, आप बोलते नहीं हो, मतलब सटल सब टाइप है एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है? उसके बाद ये हमेशा ना इंटेंशनल नहीं होती है, आप जानबूझ के ऐसा नहीं पूछते हो, बट आपको जानना है कि, है ना, दैट्स वाई एकदम इंटेंशनल नहीं होती कि मेरे को पूछना है कि ऐसे पूछेंगे, ऐसे हम बात करेंगे, तो ये इंटेंशनल नहीं होती है। नेक्स्ट होता है थेरेपी। जब आप थेरेपी लेते हो ना, तब इसमें सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। आप क्योंकि ना आप उसमें ना थेरेपी में ना क्या होता है, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, आपके दिमाग में कुछ अपने प्रीकंसीव नोशन क्लियर होते हैं जो कि ट्रू नहीं होते हैं, तो आप जो है थेरेपी के थ्रू जो उसको ठीक करते हो। दैट मीन्स कि आपको जो है ना, सामने वाला इंसान जो है ना आपसे पूछेगा कि बताओ आप क्या सोचते हो, तो आप सोचने वाली बात को या करने वाली बात को ही बताते रहते हो। दैट मीन्स कि आप उसी बात को जो है कम्युनिकेशन के बारे में ही फिर से कम्युनिकेट कर रहा है, सिंपल। उसके बाद इसमें क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, वोकलाइजेशन, टच, आई कॉन्टैक्ट, पर्सनल स्पेस, अपीयरेंस, ऑब्जेक्ट, मीडिया एलिमेंट, ये सब चीजें यहाँ पे यूज होती हैं। तो ना एक आध दो क्वेश्चन इससे भी आए हैं कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है? जो बुद्धिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो एम्फेसिस देता है एथिकल पे, कंपैशनेट कम्युनिकेशन पे, या माइंडफुलनेस, नॉन वायलेंस, इंटेंशन, है ना।
इन सब चीज़ों मतलब अच्छी वाली चीज़ों पे, है ना? जैसे बुद्धिज़्म में आपको देखा होगा कि वो मेडिटेट करते हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो बुरा नहीं बोलते, है ना? ये बुरा नहीं सुनते, वो सारी चीज़ें इसमें नॉन वायलेंस आती है, किसी का बुरा नहीं करना, दैट ऑल थिंग्स और उन्होंने फिर एट फोल्ड पाथ्स भी दिए हैं, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझ लो समझने के लिए, ठीक है? उन्होंने ना क्रिटिसाइज़ किया एरिस्टोटल का वेस्टर्न लीनियर मॉडल, है ना? वो उन्होंने बोला है बुद्धिस्ट ने बोला है कि जो मतलब बुद्धिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बोला जाता है कि जो अरिस्टोटल का जो मॉडल है ना, वो थोड़ा-सा लीनियर मॉडल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एम्फेसिस दिया है सेंडर के ऊपर। उसने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन देता है, उस पे फ़ोकस किया है, जबकि बुद्धिस्ट ने रिसीवर के ऊपर फ़ोकस किया है, यानी कि आपके सामने कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन आप अपने दिमाग को शांत रखो, है ना? ऐसे बुद्धिस्ट बोलते हैं ना, ऐसे रिसीवर, ठीक है? नेक्स्ट होता है अरिस्टोटल यानी कि वो इन्फ्लुएंस करना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को, ठीक है? जबकि जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों को। अरिस्टोटल मॉडल में बोलता है कि कंट्रोल करो, यानी कि बहुत सारे लोगों के ऊपर आपको कंट्रोल बनाना है ना? जबकि बुद्धिस्ट बोलते हैं आपकी चॉइस है, आपको मेरे को फॉलो करना है, करो नहीं करना नहीं करो। अरिस्टोटल मॉडल में क्या होता है आउटवर्ड प्रोसेस की बात करता है, जबकि बुद्धिस्ट जो होता है इनवर्ड मतलब खुद के अंदर की भी प्रोग्रेस की बात करता है, आउटवर्ड की प्रोग्रेस की बात करता है। एरिस्टोटल मॉडल में ना एसिमेट्रिकल रिलेशन बताया है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, है ना? जबकि जो बुद्धिस्ट मॉडल है वो बोलता है सिमेट्रिकल मॉडल है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अब एरिस्टोटल मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये फोकस करता है इंटेलेक्ट के ऊपर यानी कि बुद्धि के ऊपर, लेकिन जो बुद्धिस्ट मॉडल है वो एम्पैथी के ऊपर बिलीव करता है। एम्पैथी का मतलब होता है कि सहानुभूति तरीके से, है ना? एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं पता है बट आई थिंक शायद यही वर्ड है हिंदी का सहानुभूति। ठीक है, एम्पैथी देना यानी किसी के दुख में शामिल हो जाना, दैट इज एम्पैथी। अभी ना जून वाले पेपर में बहुत सारी मूवीज पूछी थी। ये रीसेंट ट्रेंड था उनका, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको इसको पढ़ने बैठना है, आप उसको रटने मत बैठना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने बताए हैं आपको जो बुक लेने के लिए, वो बुक ले लो या फिर बुक दूसरी आपके पास है तो ठीक है। तो अगर उसी में ये दिसंबर वाला अपडेटेड है तो उसके क्वेश्चंस देख लो। सिर्फ एक बार देख लो, फालतू में यहाँ-वहाँ कूद-फलां करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट बार वो ये से ना पूछे, कुछ और ट्रेंड आए। इसलिए इसके पीछे अपना जो है खोपड़ी मत खराब करना, ठीक है? जस्ट एक बार देख लेना दैट्स इट। इसके बाद ना एक और टॉपिक बचा है जिसमें मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें लीनियर इंटरेक्चुअल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल है। ठीक है, इसमें लीनियर आ जाता है। लीनियर में ना चार मॉडल्स है, लार्जन मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, शैन-वीवर मॉडल, है ना, बेरलॉज एसएमसीआर मॉडल, है ना। तो ये सारे मॉडल्स आते हैं, लेकिन इस मॉडल को बताते बताते ना आधा घंटा इसी में निकल जाएगा। तो हम ना इस मॉडल्स को इस वाले जो है इस वाला सिर्फ एक टॉपिक बचा है, उस टॉपिक को मैं पार्ट 2 करके इसमें इसके बाद में जो है डाल दूंगी। तो बस छोटा सा ये टॉपिक बचा है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो इससे आए हैं, तो इसको मिस मत करना। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पार्ट 2 बना के डाल देंगे। तब तक के लिए हमने अभी तक पूरा जो है कंप्लीट कर चुका है, पूरा कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मेरे जो है 2 पेजेस के नोट्स थे, आप लोगों को भी इस तरीके से 2 पेज के ही नोट्स बनाने हैं।